गुड इवनिंग एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, कल हम बात कर रहे थे कि हमारे 6 फिजिशियन के बाद बीच में सम्राट ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए और किडनी सेंस के बारे में बताया। हमने किडनी सेंस के बारे में समझ लिया है। देयर आर 10 पॉइंट्स ऑफ द किडनी सेंस and when we are stimulating the kidney sense we can improve our memory, we can improve our intelligence. And today in the TCM diagnosis we already discussed this, that kidney is connected with the recent memory. So if your kidney sense is poor, you might be forgetting the name, roads, new faces, and suddenly the recent events you might forget. कि किडनी जब इसेंस कमजोर होता है तो आप नई नई चीजों को भूल जाते हैं, लोगों के चेहरे भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। अरे वो क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, याद ही नहीं आता। तो किडनी इसेंस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किडनी यानी ताजा मेमोरी, ताजा मेमोरी कि हाँ हाँ गजनी, हाँ गजनी, गजनी इज द राइट आंसर, क्योंकि गजनी को पुराना याद था लेकिन वो नया भूल गया था, है ना। तो ही वाज एवरीथिंग ही वाज राइटिंग, सो गजनी इज द राइट एग्जांपल। ऊपर नहीं रखना, इस पे भी नहीं, प्लास्टिक गल जाएगा गर्मी से, नीचे रखो, इसको नीचे रखो। सो इन दिस वे, और हार्ट का संबंध है पुरानी मेमोरी से, हार्ट का संबंध पुरानी मेमोरी से। हार्ट मतलब व्यक्ति पुरानी मेमोरी भूल जाता है, पुरानी चीजें भूल जाता है हार्ट। तो आज हमने ये सब बातें हमने आज अपनी टीसीएम एडवांस की क्लास में आज यही डिस्कशन हुआ कि मेमोरी लॉस के क्या कारण होते हैं। तो एक किडनी होता है, एक हार्ट होता है और एक स्प्लीन होता है। ये 3 ऑर्गन मेमोरी के लिए जिम्मेदार हैं। जब व्यक्ति पुरानी बातें याद रखता है तो हार्ट अच्छा है, और जब नई बातें याद रखता है तो किडनी अच्छी है। Okay, so we are discussing the kidney sense. We were discussing the kidney sense. If the kidney sense is poor, it means person will not able to remember the recent things, recent memory, the names, the address, the name, the road, the face, right? So now that chapter is completed. Now we are moving to the 7th physician. अब हम 7वें physician की ओर proceed कर रहे हैं। देखते हैं कि उनका क्या कहना है। 7वें नंबर के फिजिशियन क्या बोलते हैं, अब उनकी बारी है, क्योंकि बाकी तो अभी तो उनको मौका ही नहीं मिला। 7वें फिजिशियन इंतजार कर रहे हैं कि सम्राट बोलना बंद करें तो मेरा नंबर आए। तो अब 7वें फिजिशियन क्या बोलते हैं सुनिए। 7वें फिजिशियन का कहना है कि जब बुढ़ापा आता है तो तुम्हारी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। व्हेन वी आर बिकमिंग द ओल्ड and there is a prostate enlargement. There is a prostate enlargement. Okay. अब 7वें फिजिशियन को ऐसा तो बोलेगा नहीं कि CB4 को टोनिफाई कर लो, CB6 को टोनिफाई कर लो, वो तो सब पहले कह चुके हैं। अब कुछ नई बात कहनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि जब बुढ़ापा आता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। So when we are becoming old, there is enlargement of the prostate and it's become very difficult to hold the urine in the old age. So the person is suffering with a urinary disorder and it become very difficult to hold the urine when the person is becoming old. जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो अपना यूरिन होल्ड नहीं कर पाता और पूरी रात टॉयलेट के चक्कर लगाता रहता है। उनका सबसे मेन कंसर्न ये था। So when the person is becoming old, treat the urinary bladder, treat the kidney, because people are suffering more with the kidney and urinary bladder problem, and that's right. Kidney and urinary bladder problems are connected with the aging, connected with the bones, and person is getting osteopenia, osteoporosis with the old age. जब हमारा बुढ़ापा आता है तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हम जरा सा गिरो तो फ्रैक्चर हो जाता है। बचपन में कितनी बार गिरते हैं कुछ नहीं होता, बुढ़ापे में जरा सा गिरे तो फ्रैक्चर हो गया। So these all things become very difficult in the old age. So now इन फिजिशियन का कहना है
कि जब तुमको बुढ़ापा आता है तुम्हारी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है और पेशाब अटकने लगती है, बार बार पेशाब आती है, एक बार में खुल के नहीं आती, रात भर आप टॉयलेट के चक्कर लगाते रहते हो। आपको करना क्या है, आपको किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का ट्रीटमेंट करना है। द सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, जब बुढ़ापा आता है तो आपकी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, आप कुछ भी खाते हो पचा नहीं पाते हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हो। तो आगे चल के हम देखेंगे कि जब बुढ़ापे में कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे, हाउ टू वर्क ऑन द कॉन्स्टिपेशन इन द ओल्ड एज। ओके, we will look at that, we will work on that कि बुढ़ापे में कॉन्स्टिपेशन का क्या उपचार करेंगे, what is the treatment protocol for the constipation in the old age now. So second thing, when you become old, our digestion become poor and we are constipated, हम constipated हो जाते हैं, हमें constipation की शिकायत हो जाती है। और तीसरी बात, जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति पूरी रात खांसता रहता है, बलगम, because lungs are weak, so the person is always suffering with a coughing and balgam problem in the old age. तो बुढ़ापा आता है तो आपको खूब बलगम बनता है। और सबसे बड़ी पहचान है कि बुढ़ापे में जो बलगम बनता है मुख्य रूप से पतला बनता है, पानी की तरह। जब किसी को पानी की तरह बलगम निकले तो समझ जाना, ये रख दो ना, वन मिनट। तो इन्होंने बात बहुत अच्छी बोली। पहली इन्होंने बात कर दी कि बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति सारी रात टॉयलेट के चक्कर काटता रहता है, दूसरा उसका पाचन कमजोर हो जाता है, तीसरा खांसता रहता है, कफ निकालता रहता है, कभी पतला तो कभी गाढ़ा। अगर किसी को गाढ़ा कफ निकले तो समझ जाना कि अभी भी उसके अंदर ताकत है, लेकिन पतला कफ निकले तो समझ जाना कि लंग्स बहुत कमजोर हो गए हैं, लंग्स को की कफ को गाढ़ा करने की ताकत भी खत्म हो गई है। सो द थिन कफ is the sign of weak lungs. So thin watery cough is the sign of weak lungs, and mostly thin and watery cough coming in the old age. And if the cough is thick, it's a good sign because still your lungs having power. So lungs is making the cough thick. और एक बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, बुढ़ापे में एक बड़ी कॉमन बात होती है कि सब सोते हैं और वो बंदा जागता है, पूरी रात पहरेदारी। Very big problem in the old age. Each and everyone is sleeping, and the person who is old suffering with the insomnia, and it becomes very difficult when there is a couple, husband is not able to sleep and wife is snoring all the night. उसको देख देख के बड़ी बेचैनी होती है कि ये सो रही है, मैं जग रहा हूँ पूरी रात। अगर दोनों को नींद ना आए तो चलो ठीक है, थोड़ा गप्पोलोजी हो जाएगी, थोड़ा बीच में। अब तो एक स्वर, अब वो क्या, कई लोग ऐसी रात भर परेशान रहते हैं, दे आर सफरिंग ए लॉट विद इंसोम्निया। तो ये सातवीं फिजिशियन ने बात बोली, कितनी पते की बात बोली, गजब की बात बोली इसने। We know that in the old age person is suffering with the prostate enlargement or the weakness of the kidney and urinary bladder. In the old age person is suffering with the poor digestion and the constipation. In the old age person is coughing, there might be thin cough or the thick cough. If thick cough is there, it's a good sign, at least your lung is having power.
So, and the last person is suffering with the insomnia, right? So now these physician told, okay, all other people has given the treatment. Okay, I am giving you treatment of the prostate enlargement. Let's write down the treatment, the prostate enlargement. So seventh physician has given the treatment of prostate enlargement. Let's see. Then we'll also see what is the treatment of coughing in the old age, what is the treatment, constipation and indigestion in the old age. We will see one by one. पहले देखते हैं कि इन्होंने बुढ़ापे में जो नॉर्मली सबको हो जाती है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम, उसके लिए इन्होंने क्या प्रोटोकॉल दिया. लेट्स सी नाउ. So let's see here. Seventh physician, the seventh number physician. With the old age, we are suffering with the enlarged prostate, weak digestion, cough and phlegm, constipation, and insomnia. Okay, so treatment of the prostate enlargement. Let's see now. तो जब भी आप प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का ट्रीटमेंट सोचें, आपको एक दो बातें सोचना होंगी. The prostate is coming in the lower bar. प्रोस्टेट कहां पर है? प्रोस्टेट पहले से था. 1 minute. तो प्रोस्टेट इज कमिंग in the genital part, in this area. If we look at the meridian, so the kidney meridian is passing from here, spleen, liver meridian is passing from here, and the spleen meridian is also passing from here. So 3 meridian passing from the genitals. तीनों के तीनों meridian हमारे genitals से पास होते हैं. Now look at the feet. अब हम पैरों की बात देखो. Let's see the feet. So this is the leg. If we do the imagination of whole body in the leg, अगर हम पैरों में संपूर्ण शरीर की कल्पना करें और हम समझ लें कि ये हमारा पैर ना होकर ये हमारा संपूर्ण शरीर है, ये हमारी बॉडी है. So this becoming the head region. This is becoming the chest. The knee is becoming the midpoint or the navel region. This is becoming the abdomen. And this is becoming the genitals. ये हमारा genital हो गया. अगर हम पैरों में संपूर्ण शरीर की कल्पना करते हैं तो हमारा ऊपर सिर हो जाएगा और गर्दन, हमारे घुटने पर हमारा शरीर का नाभि स्थान हो जाएगा, नीचे हमारा पेट हो जाएगा और ये सबसे नीचे हमारा जेनिटल पार्ट हो जाएगा. यही कारण है कि जब आप किसी वृद्ध व्यक्ति की काफ मसल्स को दबाते हैं, हम कहते हैं कि बड़ों के पैर दबाना चाहिए. जब हम बड़ों की काफ मसल दबाते हैं, उनका डाइजेशन सुधर जाता है. If we are pressing the calf muscles of anyone, either the elder or the small, these calf muscles are very directly connected to the abdomen, and this lower part is connected to the genitals. So now, if we stimulate the liver, here near the ankle joint, liver. If we stimulate the kidney near the ankle joint, if we stimulate the spleen near the ankle joint, then these are very deeply connected with the genital part, with the prostate and any other problem connect with the genitals. अगर हम liver का, kidney का, spleen का, अगर हम point ankle joint के पास में ले लेते हैं, तो इन बिंदुओं के माध्यम से ये हमारा imagination system है, यानी यहाँ पर हमारा genital part आएगा imagination के सिद्धांत के आधार पर. तो हम liver का, kidney का और spleen का अगर हम एक एक पॉइंट ले लेते हैं, इन पॉइंट का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे prostate enlargement पर होगा और हमारे
किसी भी प्रकार की जेनेटल प्रॉब्लम्स पर होगा. सो लेट्स सी नाउ. So let's see first, this is the liver 1, liver 2, liver 3, and the liver 4. Sorry, sorry. So liver 4 point coming near the ankle joint. तो liver 4 point हमारा ankle joint पर आता है. This is the liver 4. It's coming in the ankle joint. It's a wonderful point for the enlargement of the prostate. Now we are talking about the kidney. अब हम किडनी की बात करते हैं. हमारे एंकल जॉइंट पर हमारा किडनी 3 आता है. किडनी 3 is the wonderful point. It's an excellent point for the prostate. And kidney 6 also coming. Kidney 6 also coming near the ankle joint. Kidney 3 भी आता है, kidney 6 भी आता है. Kidney 3 और kidney 6 दोनों ही पॉइंट हमारे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए गजब के पॉइंट्स हैं. नाउ लेट्स सी अबाउट द स्प्लीन. अगर हम स्प्लीन की बात करें, सो स्प्लीन 6 is the point who is coming little up, 3 chun up. This is also the very good point for the prostate. अब स्प्लीन 6 और इसलिए भी अच्छा बिंदु है. हम जब भी डिस्टल पॉइंट की बात करते हैं, तो डिस्टल पॉइंट के सिद्धांत के आधार पर ये अपर पार्ट का डिस्टल पॉइंट है. So when we talk about the distal point of this upper part, LI4, distal point of the chest cavity, pericardium 6, distal point of the abdominal cavity, stomach 36, distal point of the genitals, spleen 6. तो जब हम स्प्लीन 6 की बात करते हैं, जेनेटल पार्ट की होने वाली किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम स्प्लीन 6 का प्रयोग हमेशा करते हैं. चाहे वो फीमेल की ओवरी की प्रॉब्लम हो, यूट्रस की प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, या मेल की प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम हो, पेनाई प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम ऑफ द जेनेटल, वी ऑलवेज यूज स्प्लीन 6. तो एक तो स्प्लीन 6 हमारा डिस्टल पॉइंट है, दूसरा यही स्प्लीन 6 हमारे इस पार्ट का इमेजिनरी सिद्धांत के आधार पर बिंदु है. तो चलिए इन 3 पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. So let's write down. So when we are making the formula of the prostate enlargement, as per the physician number 7, so the point will be liver 4, kidney 3 and kidney 6, and spleen 6, right? Okay, what else? इसके अलावा और क्या? अब हमें क्या करना होगा? Now we are going to take some local point. अब हम local points की बात करते हैं. So let's talk about the local point here now. So this is the genital area. This is the genital area. So CB2, CB3 and CB4. CB2, CB3 and the CB4. These 3 points can be considered as a local point. इन 3 बिंदुओं को हम लोकल पॉइंट कंसीडर करते हैं. और जब हम CB3 और CB4 की बात करें, ये और भी बेहतरीन पॉइंट है. इसका कारण है CB4 इज द पॉइंट जहां पर लिवर, स्प्लीन और किडनी तीनों मेरिडियन मिलते हैं.
all the three meridian meeting on the CB4, and even on the CB3 all the three meridian are meeting. हमारे शरीर के तीनों मेरिडियन CB4 पर भी मिलते हैं, CB3 पर भी मिलते हैं, और तीनों के तीनों मेरिडियन हमारे CB2 पर भी मिलते हैं. So CB2, CB3 and CB4. CB2, CB3 and CB4 are the meeting point of all the three leg meridian. हमारे leg के तीनों मेरिडियन के मीटिंग पॉइंट है. और दूसरी बात है इस स्थान के लोकल पॉइंट्स. So they become very good for the genetic problem. Now, point number 2. The point number 2 is this. हम एक्यूपंक्चर में बात करते हैं अलार्म पॉइंट्स की. अलार्म पॉइंट का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम होती है उसके अलार्म पॉइंट पर दर्द पैदा हो जाता है, और हम उस पॉइंट को अगर हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो वो प्रॉब्लम भी ठीक होती है. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट द CB3 and the CB4. CB3 is the alarm point of urinary bladder and the CB4 is the alarm point of small intestine. अगर आप CB3 को स्टिमुलेट करते हो इसका असर यूरिनरी ब्लैडर पर होता है, और अगर आप CB4 को ट्रीटमेंट करते हो इसका असर स्मॉल इंटेस्टाइन पर होता है. दोनों SI और UB एक ही लॉन्ग मेरिडियन के पार्ट हैं जिसे हम कहते हैं ताइयांग. And urinary bladder is deeply connected with the prostate because urinary bladder is the water element and influencing this whole area. CB3 is the point who is influencing this lower part. So CB3 is the wonderful point. तो हमने तीन लोकल पॉइंट ले लिए, CB2, CB3 and CB4. Let's see once again the location of these 3 points. एक बार हम आपको इनकी लोकेशन फिर से बताते हैं. So look at here. अगर नाभि से आप 5 चुन नीचे जाते हो, if you are going 5 चुन down from the navel, you will find one bone here. The name of this bone is pubic bone. अगर नाभि से आप 5 चुन नीचे जाते हो, 5 चुन का अर्थ है कि 7 finger. If from the navel you are going 7 finger down, then you can feel the bone, that is the pubic bone. आप नाभि से करीब 5 चुन या 7 अंगुल नीचे जाते हो तो आपको जो हड्डी महसूस होती है उसे प्यूबिक बोन कहते हैं. ओके, इस प्यूबिक बोन पर जो पॉइंट होता है इसका नाम है CB2. इससे 1 चुन ऊपर है CB3 और उससे भी 1 चुन ऊपर है CB4. सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट दीज पॉइंट. इनको जानना भी बड़ा आसान है. तो हमारे 3 पॉइंट ये होंगे. इन द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट 3 पॉइंट वी हैव पुट इन द फीट एंड 3 पॉइंट विल बी हियर. इस तरह से हमारे 6 पॉइंट हो गए. पैरों के 3 पॉइंट आप राइट पैर में भी लगाओगे और लेफ्ट पैर में भी लगाओगे, और यहां पर आप बीच में लगाओगे सेंट्रल लाइन. सो यू आर गोइंग टू पुट द पॉइंट इन द सेंट्रल लाइन. नाउ रिमेंबर वन थिंग. सो वी हैव टेकन हियर CB2, CB3 and the CB4 point. हमने CB2, CB3, CB4 को भी ले लिया. अब हम बात करते हैं Baksu point. Let's talk about the Baksu point. So we'll take the kidney Baksu point and we'll take the urinary bladder Baksu point because prostate is the connected with water element. तो किडनी का यूरिनरी ब्लैडर 23 होगा और यूरिनरी ब्लैडर का यूरिनरी ब्लैडर 28 होगा. So we have taken 2 Baksu point, kidney and urinary bladder. Now, अब हम लेंगे lower HEC point of urinary bladder, which is UV40. हमारे यूरिनरी ब्लैडर का लोअर EC पॉइंट बोलिए, या कहिए कि स्पेशल डिस्टल पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, दैट विल बी यूरिनरी ब्लैडर 40. हमारे घुटने के पीछे पाए जाने वाला यह एक ऐसा बिंदु है. यूरिनरी ब्लैडर 40 इज द पॉइंट हु इज अवेलेबल ऑन द बैक साइड ऑफ द नी. इसे हम कहते हैं ब्लैडर का स्पेशल डिस्टल पॉइंट और द लोअर ईसी पॉइंट ऑफ द ब्लैडर. तो जब हम इस बिंदु से ब्लड रिलेट करते हैं तो तुरंत यूटीआई में फायदा मिलता है. लेकिन अगर हमें सिंपल किसी भी तरह की
प्रोस्टेट या यूरिनरी प्रॉब्लम पर वर्क करना हो तो हम इसे सिंपली स्टिमुलेट कर सकते हैं. सो ब्लैडर 40 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर enlarged prostate, right? So we have taken back to point of the kidney, bladder and the special distal point of the bladder. हमने bladder का special distal point भी ले लिया. Now the last point, that is the governing vessel 1. इसके बाद हम आखिरी बिंदु लेते हैं. I will show you the image of that point now. Give me 1 minute. So governing vessel 1. So this is the spine. Look at the spine. And this is the lowermost part of the spine or the tailbone. ये हमारी spine का सबसे नीचे का भाग है जिसे हम tailbone भी कहते हैं. इस tailbone के टिप पर जो बिंदु पाया जाता है इसका नाम है governing vessel 1. इसी को हम घोस्ट पॉइंट भी कहते हैं, यानी भूत पॉइंट, घोस्ट पॉइंट, governing vessel 1. Why the governing vessel 1 is good? Because it's a Leo connecting point. ये हमारे governing vessel meridian का Leo connecting point है. और Leo connecting point का अर्थ होता है ऐसे मेरिडियन जो ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं अपने कपल मेरिडियन से. मानो कि governing vessel मेरिडियन में ऊर्जा की अधिकता है तो ये सीबी मेरिडियन में ट्रांसफर कर देगा या फिर जरूरत पड़ने पर सीबी मेरिडियन से ले लेगा. तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट का मतलब है ऐसे बिंदु जिनके पास से एक बाईपास रास्ता निकला होता है और अपने कपल मेरिडियन से मिल जाता है ताकि ऊर्जा के आदान प्रदान को किया जा सके जब जरूरत पड़े तब. So with the help of governing vessel meridian, with the help of governing vessel 1, there is a connection between the front and the back meridian. So look at here. Suppose the governing vessel 1 is here. So there is a one internal branch is coming and meeting with the CB meridian. CB meridian. Okay. So this is the connect CB meridian and the governing vessel meridian are connected with each other because of the governing vessel 1. Governing vessel 1 के कारण दोनों मेरिडियन आपस में जुड़े रहते हैं. मानो कि आपने गवर्निंग वेसल 1 को टोनिफाई कर दिया तो ये सीबी मेरिडियन से ऊर्जा को खींच लेगा और अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा देगा. और आपने गवर्निंग वेसल 1 को अगर सेडेट कर दिया तो ये अपनी ऊर्जा को कम कर देगा और पार्टनर चैनल में भेज देगा. So this can be considered as a very good point because this is influencing this whole area because of the connectivity of CB and TB. और ये कहाँ होता है? जहां पर हमारी टेलबोन खत्म होती है उसके टिप पर ये बिंदु पाया जाता है. So look at here. Now we have come to this image. So treatment of the prostate, liver 4, spleen 6, kidney 3, kidney 6, CV2, 3, 4, UV 23, 28, 40 and governing vessel 1. हमने सारे बिंदुओं को डिस्कशन किया और यही प्रोटोकॉल है इसका. मैं आपको लिवर 4 की लोकेशन दिखा देता हूं और हमारे एंकल जॉइंट में पाए जाने वाले बिंदुओं की लोकेशन दिखा देता हूं. नाउ दिस इज द वंडरफुल प्रोटोकॉल फॉर द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एज पर द फिजिशियन नंबर 7, राइट. और हम जानते हैं कि बुढ़ापे में व्यक्ति को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होना बड़ा ही कॉमन होता है. इस बिंदु के माध्यम से हम जीबी और सीबी मेरिडियन को आपस में बैलेंस कर सकते हैं. वी कैन बैलेंस द जीबी एंड सीबी मेरिडियन विद द हेल्प ऑफ दिस. अभी हम समझेंगे कि बुढ़ापे में कभी कभी यूरिन ड्रिवलिंग करता रहता है, रुकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है. उसका भी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे थोड़ी देर में हम समझने वाले हैं. So let's see now. बुढ़ापे में हम पॉइंट को सेडेट नहीं करते. फिजिशियन ने तो कहा है कि सारे पॉइंट टर्न कर दो, सारे पॉइंट टर्न करने के लिए कहा है. लुक एट माय फीट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लिवर मेरिडियन, जब भी हम लिवर मेरिडियन की बात करते हैं, so liver meridian is coming from here. Liver 1, this is the liver 1. Liver 2, 3,
then the liver meridian is coming here. This is the medial malleolus, ये हमारा medial malleolus है. इसके आगे की ओर liver 4 होता है. The liver 4 is the anterior side. So you can feel the medial malleolus. और इसके इधर खड्डे में जाओगे बगल में तो यहां पर टेंडन फील होगा. You will feel one tendon here. So liver 4 is in between the depression on the medial malleolus and the tendon. ये हमारा जो medial malleolus है इसके बगल में ही liver 4 होता है, लेकिन इस टेंडन को टच करता रहता है. It is touching the tendon. It is touching the tendon. So liver 4 is a very good point for prostate enlargement. So we can put the point here. Look at here. So this is the cube. हम देखें ये cube है. अब हम cube की मदद से पॉइंट लगा रहे हैं. Look at the cube. इसको gently insert the point. So this is the liver 4. ये हमारा liver 4 है. Just next to this medial malleolus. अब हम बात करते हैं किडनी 3 की. So this is the medial malleolus. ये हमारा medial malleolus है और पीछे हमारा Achilles tendon है. इन दोनों के बीच में ये जो स्थान है ये हमारी किडनी 3 का है. So this is the location of kidney 3. Kidney 3 is the source point of the kidney. So it's a wonderful point to improve the energy in the kidney. So midpoint of the medial malleolus and the Achilles tendon. So this is the midpoint, kidney 3. So we can do the tonification and direct the needle in the upward direction. हमने upward direction में needle को direct कर दिया है. Now, kidney 6 is the special point of the prostate. ये हमारा medial malleolus है. अगर इसके नीचे से हम बंचो नीचे जाते हैं, ये हमारा kidney 6 हमारा prostate का diagnostic point भी है, क्योंकि जब हम यहाँ पर दबाते हैं और यहाँ पर दर्द मिले तो या तो prostate में प्रॉब्लम है या rectum में प्रॉब्लम है. So kidney 6 is the very good point for the rectum and the prostate and uterus. तो हम kidney 6 point regularly लगा सकते हैं. So this is the cube and we are putting kidney 6 point here. Right? So look at here, kidney 6. अब हम बात करते हैं spleen 6 की. These all points are as per the imagination. This whole ankle area is the genital. ये हमारा medial malleolus है and this is the midpoint of the medial malleolus. From the midpoint of the medial malleolus, if we are going 3 chun, then we are reaching on the spleen 6. अगर medial malleolus के midpoint से हम 3 chun ऊपर जाते हैं, हम spleen 6 पर पहुंच जाते हैं. यहाँ पर हमें हड्डी महसूस होती है. इस हड्डी के border पर ही spleen 6 होता है. Spleen 6 is located on the border of bone. So we are putting the point here. This is the spleen 6. So these 4 points are very wonderful point. 1, 2, 3, 4 point. 4 point in the one feet, 4 point in the other feet. ये 4 बिंदु गजब के हैं हमारे प्रोस्टेट के लिए. आप 4 बिंदु एक पॉइंट एक पैर में लगाइए, 4 बिंदु दूसरे पैर में लगाइए और CV2, 3, 4 लगा दीजिए. बैक्सू पॉइंट को लगा दीजिए. अब बैक्सू पॉइंट और फ्रंट के पॉइंट एक साथ नहीं हो पाएंगे तो आप अलग अलग सेटिंग में लगा दीजिए. आप पहले बैक्सू पॉइंट को आप कपिंग कर दीजिए, बैक्सू पॉइंट को आप मोक्सा कर दीजिए. यू कैन डू द कपिंग और द मोक्सा ऑन द बैक्सू पॉइंट. ओके, अब गवर्निंग वेसल 1 अगर आप ना लगा पाओ तो सुजोग में लगा देना. यू कैन पुट द गवर्निंग वेसल इन द सुजोग बिकॉज एज पर द सुजोग this is the spine and this is the starting of the spine. So you can put the governing vessel 1 here as per the sujok. हम जानते हैं कि हमारी ये स्पाइन है, ये दोनों पैर हैं, इसके बीच में जिनेटल्स एंड दिस इज स्पाइन. तो गवर्निंग वेसल 1 यहाँ लगा सकते हो या बॉडी में भी लगा सकते हो. राइट, इट्स क्लियर. तो अगर आपने 4 बिंदु लगाए, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम आजकल इतनी कॉमन हो गई है कि बहुत ज्यादा कॉमन. इट्स ए वेरी कॉमन. यानी
हर ओल्ड व्यक्ति इससे परेशान है, हर ओल्ड व्यक्ति परेशान है। So remember this point and never forget this kidney 6 point, because kidney 6 point is the very good point in the old age constipation. जब बुढ़ापे में किसी को constipation हो जाता है तो kidney 6 और से ठीक होता है। और एक दो पॉइंट और भी लगाने होते हैं जिसकी हम बात करेंगे भी, पर आप किडनी 6 को मत भूलिएगा। अब मैं वापस अभी किडनी 6 को निडल करके नहीं दिखाऊंगा, अभी आप समझ गए होंगे। मैं आपको अभी बता देता हूं, सपोज अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, बुढ़ापे में कॉन्स्टिपेशन, तो किडनी 6 लगा दो और LU7 लगा दो, LU7, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। LU7 कहां होता है अभी हम बात करेंगे। ओके, तो साथ फिजिशियन का मामला भी सेट हो गया। अब हम बात करते हैं ओल्ड एज कॉन्स्टिपेशन की। ओल्ड एज कॉन्स्टिपेशन, बुढ़ापे की कब्जियत। अब बुढ़ापे में कब्जी है तो क्या करें, सारे टॉन करना है जी। ओल्ड एज में ऊर्जा की जरूरत होती है, सेडेट नहीं कर सकते आप। 70-75 साल के व्यक्ति के पॉइंट को सेडेट ना करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, उस व्यक्ति के अंदर थकान बैठ जाएगी। जब बुढ़ापा आता है तो शरीर सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है, शरीर की धातुएं सूखने लगती हैं। जैसे पेड़ को पानी दोगे तो पेड़ को नरिशमेंट मिलता है, ऐसी बुढ़ापे में नरिशमेंट की जरूरत होती है। इन द ओल्ड एज द ओल्ड पर्सन नीड नरिशमेंट, बिकॉज विद द ओल्ड एज देयर इज अ ड्राइंग ऑफ द धातुस, ड्राइंग ऑफ द एसेंस। So there are two very wonderful points. One is the kidney 6 and another is the lung 7. They are the very good point to give the nourishment. Let's see now. तो अगर कोई व्यक्ति ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, ओल्ड एज कॉन्स्टिपेशन, so how to improve the constipation? So lung 7 and the kidney 6, there are 2-point tonification are the very good point for the old age constipation. जब हम lung 7 और kidney 6 को लगाते हैं तो old age constipation ठीक हो जाता है। बुढ़ापे में कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? बुढ़ापे में लंग कमजोर हो जाते हैं, लंग कमजोर हो जाते हैं, और लंग की जब लंग कमजोर होते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में एनर्जी कम पहुंचती है और स्टूल को धक्का नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि लंग का काम है ऊर्जा को नीचे की ओर भेजना। लंग इज सेंडिंग ची डाउनवर्ड। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फ्लो, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फ्लो, इसे हम कहते हैं नॉर्मल फ्लो। सो व्हेन द लंग इज सेंडिंग एनर्जी डाउनवर्ड, मानो ये लंग है, लंग ऊर्जा को नीचे भेजते हैं, नीचे स्टमक वेट करते हैं कि कब लंग की ऊर्जा आए, नीचे लार्ज इंटेस्टाइन वेट करती है कि कब लंग की ऊर्जा आए। जैसे ही लंग की ऊर्जा इन्हें मिलती है, ये भी नीचे की तरफ बहना चालू कर देते हैं। सो स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन वेटिंग, as soon as they are receiving the downward flow from the lungs, they are also sending the chi downward. So lung is sending the chi downward. Stomach and LI also sending the chi downward. अब मानो कि किसी के लंग कमजोर हो गए, बुढ़ापे में हो जाते, तो जब लंग की ऊर्जा नीचे नहीं जाएगी तो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन की भी ऊर्जा भी नीचे नहीं जाएगी और व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। Then the person will suffer with the constipation because lungs are poor, not able to send the chi downward. So stomach and LI is also not
are also not sending energy downward, and person is suffering with the constipation. So now lung 7 is the Leo point or the hotness point. Tonify the lung 7, it will improve the lung. Then again all the things will start like previously. फिर सभी चीजें पहले की तरह स्टार्ट हो जाएंगी. ये है पहली बात. दूसरी बात, now the second thing, look at the body. अगर हम शरीर को देखते हैं, if you look at the body, in the human body we are having one meridian that is called CV meridian, and the CV meridian is the central meridian and which is also called yin meridian. CV meridian हमारे शरीर के फ्रंट में पाए जाने वाला एक सेंट्रल मेरिडियन होता है जिसे हम yin मेरिडियन भी कहते हैं. हमारे स्टमक को भी पार करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सभी को पार करके नीचे जाता है. CV मेरिडियन बिकमिंग वीकर इन द ओल्ड एज. उम्र बढ़ने के साथ, बुढ़ापे के साथ CV मेरिडियन कमजोर हो जाता है क्योंकि तभी वृद्ध व्यक्तियों को पेशाब में तकलीफ होती है. सो इंप्रूव द CV मेरिडियन. सो द मास्टर पॉइंट ऑफ द CV मेरिडियन, master point of CV meridian is LU7, lung 7, because CV meridian is the EOV, extraordinary vessels. तो जब हम लंग 7 को टोनिफाई करते हैं, पूरी सेंट्रल लाइन इंप्रूव हो जाती है, हमारी हार्ट इंप्रूव हो जाता है, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन इंप्रूव हो जाती है, प्रोस्टेट इंप्रूव हो जाता है, सारी लाइन इंप्रूव हो जाती है. सो लंग 7 is the very good point for the CV meridian. It is the master point of the CV meridian. तो लंग 7 को हम लगाते हैं तो यिन बढ़ता है, बॉडी में फ्लूइड बढ़ता है, लुब्रिकेशन बढ़ता है, इंप्रूव. So lung 7 is the very good point for old age constipation. Now regarding the kidney 6, अब हम kidney 6 की बात करते हैं. हमारे शरीर में 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिडियन होते हैं. There are 8 extraordinary meridian in the body. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें कुछ का नेचर यांग होता है. There are some having yang nature and some are having yin nature and some are having yang, some are yin. And the highest yin, this is the highest yin meridian, which is also called yin heel मेरिडियन. इन 8 के 8 मेरिडियन में एक ऐसा मेरिडियन होता है जिसमें बहुत ज्यादा यिन होती है. यिन यानी, यिन का मतलब है जो आपको अच्छी नींद लेके आए, आपके शरीर में फ्लूइड बढ़ाए. इस यिन हील बेसल मेरिडियन का मास्टर पॉइंट होता है K6. मास्टर पॉइंट ऑफ यिन हील बेसल इज किडनी 6. सो किडनी 6 इज द वेरी गुड पॉइंट टू इंप्रूव द यिन. That's why when you are stimulating the lung 7 and the kidney 6, जब आप lung 7 और kidney 6 को improve करते हैं, इससे शरीर ऐसा हो जाता है जैसे आपने सूखे हुए पौधे पर पानी और खाद डाल दिया, सूखी हुई आंतों में आपने लुब्रिकेशन कर दिया. तो lung 7 and the kidney 6 become very good point for old age constipation. यही कारण है कि ये दोनों बिंदु, lung 7 and the kidney 6, become very good point for old age constipation. बुढ़ापे में होने वाले कॉन्स्टिपेशन के लिए ये दोनों गजब के बिंदु हैं. Got it? Clear? देखो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब समझिए. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब है डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द chi. The downward flow of the chi in the stomach and in the large intestine, but the primary organ is the lungs who is sending the chi downward. Then stomach is doing the movement downward, large intestine doing the movement downward. Without the lungs, it's not possible. When you are sitting on the toilet seat and you are putting the pressure
for defecation, for passing the stool. You are pushing, giving the pressure from the lungs and the heart. जब आप टॉयलेट में स्टूल के लिए प्रेशर लगाते हो तो प्रेशर हमेशा लंग और हार्ट से क्रिएट होता है, ध्यान रखिएगा। जिसका हार्ट कमजोर होगा, ऐसे कई बार देखने में आया है कि जिस व्यक्ति का हार्ट कमजोर होता है, कई बार प्रेशर लगाते समय उसे हार्ट अटैक हो जाता है और टॉयलेट में ही एक्सपायर हो जाता है। many times this types of cases has been noticed. The person is suffering with the poor heart conditions and just putting the pressure for the stool and got heart attack or the stroke. Even the lungs, if the lungs is strong, then you can push good pressure. अगर आपके लंग कमजोर होंगे, आप प्रेशर ही नहीं लगा पाओगे, और जब आपका प्रेशर ही नहीं लगेगा तो आपका स्टूल पास नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत नेचुरल प्रेशर होता है वो सब लंग से ही आता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज आल्सो is the result of lung. If your lung is poor, your peristalsis movement will not be good, right? कभी कभी उल्टा भी होता है। यंग एज में क्या होता है कि लंग की ऊर्जा नीचे जाना बंद हो जाती है, क्योंकि अगर if someone is suffering with a cough and cold and there is too much heat in the lungs, even during that time lung is not sending the chi downward and person might suffer with the constipation in the young age. तो लंग दो कारणों से ऊर्जा को नीचे नहीं भेजते हैं, या तो कमजोर हो गए बुढ़ापे में, या फिर इतनी ऊर्जा बढ़ गई कि हीट बढ़ गई, तब भी वो ऊर्जा को नीचे नहीं भेज पाते, क्योंकि नीचे भेजने के लिए ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए। जैसे गुब्बारे में हवा भर दो तो ऊपर की ओर जाता है, ऐसे लंग में ज्यादा ऊर्जा हो गई तो ऊर्जा ऊपर जाएगी, वो भी प्रॉब्लम है। The normal direction of the lung chi is downward. If the lung is sending energy downward, then stomach will be happy and the large intestine will be happy and the person will not suffer with the constipation. Clear? Yeah. तो एक बार मैं आपको लंग 7 की लोकेशन दिखाता हूँ। लंग 7, इट्स ए वेरी वंडरफुल पॉइंट। Look at my hand. This is the lung 9, ये हमारा lung 9 है। Lung 5, then lung meridian is going like this. And this is the lung 9. लेकिन लंग मेरिडियन क्या सीधे जाता है? आंसर है नहीं। यहां पर आके एक छोटा सा जर्क मारता है, इधर जाकर फिर वापस आता है। So the lung meridian is coming like this, and after this it is turning to this side, coming here, and again going back to this side. So this is the रूट, लंग इज चेंजिंग द रूट। यहां पर लंग क्या कर रहा है? यहां पर लंग अपना रास्ता बदल रहा है। लंग 7 इज चेंजिंग द रूट फ्रॉम हियर, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ लंग 7 इज ब्रोकन सीक्वेंस। द अदर नेम ऑफ द लंग 7 इज ब्रोकन सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस को ब्रेक करने वाला, सीक्वेंस को ब्रेक करने वाला। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसे बिंदु का नाम बताइए जिसका नाम है ब्रोकन सीक्वेंस, यानी ऐसे चला आ रहा था और यहां तक पहुंचा, लेकिन बीच में इसने सीक्वेंस को ब्रेक किया, यहां पर आया, फिर वापस आ गया। सो दिस द लंग 7। सो हाउ टू मेजर द लंग 7? फ्रॉम दिस डिप्रेशन इन द रिस्ट, ये हमारा LI5 है, ये हमारे LI5 की लाइन में होता है। दिस पॉइंट फाउंड इन द लाइन ऑफ LI5 फ्रॉम द रिस्ट, इट इज 2 फिंगर प्रॉक्सिमल। हमारी कलाई से 2 चुन प्रॉक्सिमल होता है और इसे हम कहते हैं लंग 7। दिस द लंग 7। सो लंग 7 पॉइंट फाउंड ऑन द
side, right? Lung 7 is the very good point. जब भी हम इस पॉइंट को निडल लगाते हैं तो हम थोड़ा सा इसे पुल कर लेते हैं और फिर आराम से निडल लगा देते हैं. So look at this is the lung 7. So this is the location of lung 7. कई लोग जो मैग्नेट लगाते हैं वो इसे यहां ना लगा के यहां लगाते हैं. वो ठीक है, चलता है, no problem. Because you are putting the magnet here, ultimately energy is coming here. So the many person are putting the lung 7 here. It's okay, no problem. But this is not the real location. Real location is this. Okay. लेकिन आप मैग्नेट यहां लगा सकते हो. कई बार इस तरफ मैग्नेट लगाना कठिन हो सकता है. This is very easy to put the magnet. So it is 2 finger or the 1.5 chin proximal. ये हमारी कलाई से 1.5 chin proximal होता है और या फिर 2 chin proximal होता है. इसे हम कहते हैं lung 7 और ब्रोकन सीक्वेंस पॉइंट. तो अगर आपने लंग 7 लगा दिया दोनों हाथों में और आपने किडनी 6 लगा दिया दोनों हाथों में तो आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर पाते हैं. सो दीज आर द वेरी गुड पॉइंट फॉर द कॉन्स्टिपेशन, राइट? सो रिमेंबर लंग 7 एंड द किडनी 6 फॉर ओल्ड एज कॉन्स्टिपेशन. ओल्ड एज में होने वाले कॉन्स्टिपेशन के लिए आप इन दोनों बिंदुओं को हमेशा ध्यान रखिएगा. अगर हम कलाई को देखें, अगर आप यहां पर देखोगे हमें यहां पर उभरा हुआ भाग दिखता है. इसे हम स्टाइलर्ड प्रोसेस कहते हैं. इफ यू सी हियर, लुक एट हियर, if you look at here, you can see one bony part here. This is called स्टाइलर्ड प्रोसेस. इसे हम स्टाइलर्ड प्रोसेस कहते हैं. ये लगभग स्टाइलर्ड प्रोसेस के ऊपर आ जाता है, राइट? सो सुपीरियर टू द स्टाइलर्ड प्रोसेस. ये हमारी रेडियस नाम की हड्डी है. इस हड्डी को रेडियस बोन बोलते हैं और ये इसका उभरा हुआ भाग है जिसे हम बोलते हैं स्टाइलर्ड प्रोसेस ऑफ द रेडियस. तो लंग 7 हमारा स्टाइलर्ड प्रोसेस ऑफ द रेडियस के ऊपर पाया जाता है. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये बहुत ही गजब का पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है. जब किसी को सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड होता है, आजकल जो बच्चों को, यंग लोगों को हो जाता है, तब हम लंग 7 को सेडेट करते हैं. और वैसे देखा जाए तो लंग 7 हमारे गर्दन दर्द का पॉइंट है. इट इज द पॉइंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. लंग 7 इज द distal point of neck pain and the headache on the back side. अगर आप पूछें कि एक मुझे ऐसा बिंदु बताओ जो सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा हो, मैंने पूछा कहां? आगे? उसने कहा आगे, पीछे, दाएं बाएं, हर जगह. The person is suffering with the headache all around. So the distal point, if the headache is all around, is lung 7. अगर सिर के चारों तरफ दर्द है तो उसका डिस्टल पॉइंट लंग 7 है. ओके. लेकिन आगे अकेला दर्द है तो LI4 है, पीछे है तो लंग 7 है, लेकिन पूरे में है तो लंग 7 होगा. लंग 7 इज द डिस्टल पॉइंट इफ द हेडेक ऑल अराउंड. लंग 7 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर गिविंग द नरिशमेंट. जिन लोगों को यिन की कमी होती है, नरिशमेंट की कमी होती है, उन दोनों को हम लंग 7 और किडनी 6 को स्टिमुलेट कर देते हैं. तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं. अब हम मिलेंगे कल. ओल्ड एज में बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ. ओल्ड एज में होने वाला कफ, ओल्ड एज में होने वाला पुअर डाइजेशन, बहुत सारी चीजें बाकी हैं ओल्ड एज में. तो चलिए अब हम कल मिलेंगे. थैंक यू सो मच. क्लोजिंग द सेशन नाउ. अगर कोई आपका क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. ड्राई कफ इन द ओल्ड एज हम समझेंगे, आएगा. यस, LI5 मतलब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है जी, आपकी बात सच है. लंग की ऊर्जा कम होगी कैसे पता चलेगा? लंग की ऊर्जा कम हो जाएगी तो बार बार सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड होगा. जैसे मौसम बदलेगा तो सर्दी कफ हो जाएगा और थकान लगेगी, खांसी और थकान. लंग हमारे शरीर में ऊर्जा के गवर्नर हैं. जब लंग की ऊर्जा कम हो जाती है तो हमें थकान लगती है. ये किडनी 6 हमारे जॉइंट्स का बहुत ही शानदार बिंदु है. हम जॉइंट पेन के लिए किडनी 6 का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये जॉइंट को नरिशमेंट देता है. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ाने के लिए लंग 7 किडनी 6 बहुत ही गजब के पॉइंट हैं. वी कैन इंप्रूव देम, वी कैन इंप्रूव द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट.
लंग 7 सेडेड, बुढ़ापे में टॉनिफाई ही करना होता है लंग 7 को। लेकिन अगर किसी यंग व्यक्ति को गर्दन में दर्द है, मैंने कहा सिर में दर्द है, तो वो एक अलग बात है, तब तो हम सेडेड करेंगे। लेकिन बुढ़ापे में तो हम टॉन करेंगे या फिर इवन मेथड करेंगे, सेडेड नहीं करेंगे। कोई 70-80 साल का व्यक्ति आप सेडेड नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय ऊर्जा वैसे ही कम होती है, आप सेडेड नहीं कर सकते। किडनी स्टोन का प्रोटोकॉल तो हमने 2-3 दिन पहले ही समझा है हमारी एडवांस टीसीएम की डायग्नोसिस में क्लास में। किडनी स्टोन इज द डिफरेंट प्रॉब्लम। किडनी 6 को भी डाउन करेंगे, लंग 7 को भी डाउन करेंगे। अगर किसी यंग पर्सन को भी लगता है, देखो जवानी में भी लंग कमजोर हो सकते हैं, कैसे पहचानोगे? how will you recognize the person having poor lungs in the young age? If the person having poor lung, then the person will be very prone to catch cough and cold in every seasonal changes. The person is suffering with the cough and cold. It is the sign of poor lungs. Point number 2. If the phlegm is very thin like the water, अगर मुंह से निकलने वाला कफ एकदम पतला है पानी की तरह, तो लंग कमजोर हो गए हैं। लेकिन अगर कफ गाढ़ा है तो लंग में ताकत है। और जब लंग कमजोर होते हैं तो व्यक्ति खांसता रहता है लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं होती है कि अपने कफ को निकाल के फेंक दे, तो बस खांसते ही रहता है, जैसे बुढ़ापे में होने वाली खांसी जो बंद नहीं होती। अगर जवानी में खांसी होती है तो आपके लंग में ताकत होती है, आप खांस के निकाल देते हो कफ। इन द ओल्ड एज you are not having power in the lungs, so you will not able to expel whole cough, so you are coughing all the time. But many times old person are also having strong lungs, and many times young people also having poor lungs. Okay, आज जवानी में भी आपके फेफड़े कमजोर हो सकते हैं और बुढ़ापे में भी मजबूत हो सकते हैं। अगर आप रोज च्यवनप्राश खाते हैं तो आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे, क्योंकि च्यवनप्राश में इतने सारे द्रव्य होते हैं, आंवला, विटामिन, ये सब आपके फेफड़ों को मजबूत करते हैं। Eat च्यवनप्राश every day, so your lungs will be stronger and you will be having very good vitamin C dose. You will never suffer with flu, right? खर्राटे तो जवानी में आते हैं, जब आपकी बीवी आपसे परेशान हो जाती है या आप अपनी बीवी से परेशान हो जाते हैं। खर्राटे तो किसी भी उम्र में आ सकते हैं, इसका बुढ़ापे से कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट कनेक्टेड विद द ओल्ड एज। हाँ, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ इज कॉमन इन द ओल्ड एज। शॉर्टनेस, च्यवनप्राश कभी भी ले सकते, एनी टाइम, जब आपको ध्यान आ जाए तब ले लो। रोटी में जैसे लोग है ना, वो रोटी में चीज लगा के खाते, रोटी के अंदर च्यवनप्राश लगा के खा लो घी की तरह, या फिर सुबह शाम ले लो। च्यवनप्राश एक ऐसा द्रव्य है जिसे दूध के साथ लिया जा सकता है, भले ही आंवला है लेकिन आप इसे दूध के साथ ले सकते हो, आप पानी से ले सकते हो, खाना खाने के साथ ले सकते हो, आप कभी भी ले सकते हो। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप च्यवनप्राश ले सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो। कोई भी अच्छा ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड हैं पूरे इंडिया में। हम लोग आउट ऑफ टॉपिक एक भी चीज डिस्कस नहीं करेंगे, एक भी, जो भी आप टॉपिक की बात पूछेंगे यू आर वेलकम। अब आप आउट ऑफ टॉपिक आप पूछेंगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। टॉपिक के बारे में आप कुछ भी पूछिए। हम बनाते हैं च्यवनप्राश, हम तो हम बनाते हैं ना, लेकिन हम सप्लाई इतना लंबा लंबा सप्लाई नहीं करते हैं ना। फ्यूचर में कभी करेंगे तो आपको, फिर हम उसकी भी मार्केटिंग करेंगे, च्यवनप्राश, है ना, फ्रॉम एक्यूपंक्चर एकेडमी च्यवनप्राश अभी तो नहीं, अभी तो बस हमारे यहाँ पेशेंट को हम दे देते हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट कि कैसे पहुंचाएं। चलिए,
आपके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं ऐसा लगता है। स्प्लीन एंड मेमोरी एक्सप्लेन किया। तो आज हमने पूरी एडवांस टीसीएम में हमने 4 कारण समझे मेमोरी लॉस के। अपने किसी टेटाइज के फ्रेंड से समझ लीजिए कि मेमोरी के 4 कारण होते हैं मेमोरी गड़बड़ होने के। पहला स्प्लीन की कमजोरी, दूसरा किडनी की कमजोरी, तीसरा हार्ट की कमजोरी। चलिए, हेडेक बैक ए फ्रंट दोनों तरफ हो तो लंग 7 आपका डिस्टल पॉइंट होगा। ओके, पैरों में जलन होती है तो वो किडनी यिन की डेफिशिएंसी है। लंग 7 और किडनी 6 गजब का काम करेंगे। पैरों के तलवे में जलन होती है तो यिन की कमी है। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।